अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन से परे व्यंजन या स्वर आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, देखो जो पहला वर्ग होगा उसमें व्यंजन होगा, अंतिम स्वर। अंत में जो प्रथम वर्ग होगा उसके अंत में व्यंजन जो होगा उससे आगे वाले में, दूसरे में या तो वो व्यंजन हो या स्वर हो, उन दोनों में से कुछ भी हो तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सबसे पहला नियम हम जानते हैं, यदि क च ट त प, ठीक है, के बाद याद रखना क च ट त प के बाद कोई स्वर या तो कोई स्वर हो या कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, तीसरा या चौथा, जैसे तीसरा कौन सा होता है क ख ग, ठीक है, और चौथा कौन सा है क ख ग घ घ, ठीक है। तो इसी प्रकार तीसरा या चौथा वर्ण हो या फिर य र ल व है, इनमें से कोई सा भी हो तो सदैव नियम है कि बदलाव होगा। जो पहला वर्ण है, जो पहला व्यंजन है उसका तीसरा वर्ण, उस वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे क है, क के साथ अब देखो यहाँ पे स्वर आ रहा है तो इसका तीसरा वाला क्या होगा क ख ग, ग में परिवर्तन हो गया। ट का यहाँ पे देखो द आ रहा है, द कौन सा होता है, इन्होंने कौन सा बोला था तीसरा या चौथा, ठीक है। त थ द, द होता है तीसरा, यहाँ पे तीसरा आ रहा है। ट का, तो ट का तीसरा कौन सा होता है ड़, तो यहाँ पे इसका तीसरा आ रहा है। नियम याद रखना, या तो कोई स्वर होगा या तीसरा चौथा वर्ण होगा या फिर य र ल व है, इनमें से कुछ एक होगा तो सदैव वो तीसरे वाले में बदलता है। किसके तीसरे में, जो पहले वाले के अंत में व्यंजन दिया होगा उसका तीसरे वाले में परिवर्तित हो जाएगा। अगला नियम है, यदि क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग या वर्ग का पांचवा वर्ण हो, ठीक है, शुरू में जो होगा वो तो अपना क च ट त प, इनमें से कुछ भी हो सकता है, किंतु इसके आगे यदि वो पांचवा वर्ण है किसी भी वर्ग का, ठीक है, तो वो सदैव जो ये क च त प है ये हमेशा पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। इसमें बदलेंगे पांचवें वाले में, जैसे क का मैं आ रहा है, मैं पांचवा वर्ण होता है तो क का पांचवा कितना होगा क ख ग घ ड़ इया, तो यहाँ पे ये इया हो गया। इसी प्रकार त, यहाँ पे देखो म का भी हमें पता चला था, म पांचवा वर्ण होता है, त का पांचवा कौन सा होगा त थ द ध न, यहाँ देखो न में परिवर्तित हो गया ये। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यदि मैं के बाद कै से लेकर मैं तक कोई वर्ण हो तो मैं उस वर्ग के पांचवें वर्ण का अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे म के बाद कै से लेकर मैं तक, ठीक है, कै से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो तो मैं क्या होगा, मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे म सम जमा में कल्प, ठीक है, मैं कै से लेकर के मैं के बीच में बोला तो क है, इसमें म क्या संकल्प, किस में परिवर्तित हो गया अनुस्वार में। इसी प्रकार सम जमा में गति, समगति, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, समगति यानी संगति, समकल्प संकल्प। अगला नियम देखते हैं, यदि म के बाद य र ल व श या स हो है हो तो म का अनुस्वार ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी अनुस्वार ही होगा, किस किस के साथ, य के साथ, य र ल व श स और स, ठीक है, और ह, ये सब होगा तो अनुस्वार होगा। जैसे म के साथ है आ रहा है तो यहाँ पे देखो सम जमा में हार संहार, सम जमा में वाद संवाद। आगे देखते हैं, परंतु यदि म के बाद रा हो तो म का म ही रहता है। देखना यहाँ पे रा होना चाहिए, अगर रा हुआ तो रे नहीं, रे के साथ तो ये अनुस्वार बन जाएगा, किंतु अगर वहां पर रा हुआ तो ये म का मा ही रहेगा। जैसे सम जमा में राट सम्राट, ठीक है, तो यहाँ पे मा ही रहेगा। साम जमा में राज्य तो साम्राज्य, रा का इन्होंने अर्ध कर दिया और रे के साथ जो आ की मात्रा थी वो माँ में साथ में जुड़ गई है। अब त संबंधी नियम देखते हैं। व्यंजन में त संबंधी, त के साथ यदि च होगा तो च बनेगा, छ होगा तो च बनेगा, ज होगा तो ज बनेगा, ट होगा तो ट बनेगा। जैसे उत जमा में चारण, त के साथ च आ रहा है तो यहाँ पे हो गया उच्चारण, ठीक है। त अपने आप को बदल देता है, किसमें, जो भी आगे वाला वर्ण होता है उस वर्ण होता है उसके साथ बदल देता है। जैसे जगत जमा में छाया तो जगत छाया, ठीक है। यहाँ पे ता ने अपने आप का रूप किस में बदला है च में।
यहाँ ज है तो ज में इसने ज के साथ बदल दिया अपना रूप। ट है तो ट के साथ बदल दिया, तत् जमा में टीका टट्टिका, ठीक है, तो ट में बदल दिया। तो जिसके साथ भी ये जुड़ेगा उसके साथ अपना रूप बदल देता है। किंतु हमें ध्यान देना होगा, छ के साथ ये च में बदलता है और ह के साथ ये द में बदलता है, ठीक है। द और ध दोनों ही ले लेता है। जैसे उत जमा में हत तो उद्धृत, तो द में बदल गया और साथ में ध भी इसमें आता है। जो ह है वो ध में परिवर्तित हो गया। याद रखना, त है वो द में और ह है वो ध में परिवर्तित हो जाता है। उत जमा में हत उद्धत। इसी प्रकार यदि रि र श के बाद न हो तो इनके बीच कोई स्वर तथा इनके बीच में कोई स्वर क वर्ग प वर्ग या य र ल व है हो तो न का अणा हो जाता है। देखो, न का अण कब होता है? जब रि र और श के बाद न हो तो, ठीक है, या रि र और श के बाद न के बीच में कोई स्वर आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है इन्होंने रि, यहाँ पे आ रहा है प्र, री आ रहा है, र आ रहा है, यहाँ पे र के बाद इन्होंने बोला था और न, र और न, इनके बीच में यहाँ पे एक स्वर आ रहा है, कौन सा? आ। अगर स्वर आ जाए, ठीक है, या फिर क वर्ग प वर्ग या य र ल व है हो, या तो क वर्ग पूरा हो, क ख ग घ, या प वर्ग प फ ब भ प फ ब भ म, ठीक है, क वर्ग पूरा हो, य वर्ग पूरा हो, या फिर य र ल व है, इन सब में से कुछ भी हो तो न हमेशा अण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा है प्रमाण, ठीक है, र आ रहा है, न से पहले फिर एक स्वर भी आ रहा है आ का, तो यहाँ पे प्रमाण हो गया। तो न किस में बदल गया? अण में। श है यहाँ पे इन्होंने बोला था, न है सीधे न है, विशेष जमा में न, तो विशेषण, ठीक है, जो किस में बदल गया? अण में। आगे है, यदि ए आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद स हो तो स का श हो जाता है। यदि ए और आ को छोड़कर, ए और आ को छोड़ दो, इसके अलावा किसी भी स्वर के बाद ई उ ऐसे करके किसी भी स्वर के बाद से हो तो से किसमें? श में बदल जाता है। जैसे नी, ई शब्द है, देखो ए आ नहीं है, छोटी ई है, उसके साथ इन्होंने क्या बोला था? स हो तो स है, अभी किस में बदल गया? श में बदल गया। से को इन्होंने श में बदल दिया। नि सेद, तो निषेध हो गया, ठीक है। से किस में बदल रहा है? से बदल रहा है श में। आगे देखते हैं, यदि ए आ ई उ के बाद, ए आ ई उ के बाद छ हो तो च का आगमन हो जाता है। यदि ए आ ई उ के बाद छ हो तो उसमें च अपने आप जुड़ जाएगा। जैसे अनुच्छेद, उ है यहाँ पे और छ, अनुच्छेद, तो यहाँ पे च अपने आप जुड़ रहा है। आ के साथ छा है, छ आ रहा है, आ के साथ छ आ रहा है, आच्छादन, ठीक है, च इसमें अपने आप जुड़ रहा है। इसी प्रकार यदि र से पहले हस्व स्वर हो तथा र के बाद फिर र हो तो हस्व का दीर्घ हो जाता है तथा र का लोप हो जाता है। किस प्रकार इन्होंने क्या बोला है? र से पहले, यदि र से पहले हस्व स्वर हो तो यहाँ पे देखो र के साथ नी, छोटी ई है, हस्व स्वर है, और र के बाद फिर र हो तो यहाँ पे र है, र के बाद जो सबसे पहला जोड़ा जा रहा है वो भी फिर से र आ रहा है, तो हस्व का दीर्घ हो जाता है। जो हस्व है, देखो पहले हस्व था, छोटा ई थी, वो बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी और र का लोप हो जाएगा। जो ये र है इसका लोप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है? नीरस, निरस, ठीक है, निरस का इन्होंने नीरस हो गया। नियम है ये कि जो छोटी मात्रा है वो बड़े में परिवर्तित हो जाएगी और जो र के साथ दूसरा र आ रहा है तो एक ही र रहेगा, दूसरा र गायब हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नीरस। इसी प्रकार के निर जमा में रव, ठीक है, तो यहाँ पे बन गया नीरव। र है, र का लोप हो गया, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में परिवर्तित हो गई तो बन गया नीरव। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या? विसर्ग के बाद या तो स्वर हो या व्यंजन, इनके आने के बाद जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। पहला नियम है, यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद ए हो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, याद रखना तीसरा, चौथा, पांचवा
कोई भी वर्ण हो या य र ल व है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक है, जो विसर्ग है उसका ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे तप, देखो विसर्ग है यहाँ पे और विसर्ग से पहले प में अ का स्वर आ रहा है, यहाँ पे बल ब में ए का स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे ए और ए, पहले भी ए और बाद में भी ए, और दोनों के बीच में क्या विसर्ग है। तो इसमें और साथ ही इन्होंने कहा था कि वर्ग किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो ब जो है प फ ब तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे जो विसर्ग है उसका ओ में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे तप जमा में बल, तो यहाँ पे बन गया तपोबल। इसी प्रकार रज जमा में गुण, तो ज में अ का है और यहाँ पे गु उ स्वर है, किंतु ग जो है वो क ख ग तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो क्या ओ में परिवर्तन हो जाएगा। तो रज गुण यानी रजोगुण। आगे का नियम देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। कैसे? ये तो ए आ को छोड़ दो, इनमें से कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, वो कुछ भी स्वर हो सकता है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या तो कोई स्वर होगा वो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा, या फिर ये र ल व है में से कुछ भी हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नी, देखो इन्होंने बोला विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर, तो यहाँ पे छोटी ई का स्वर है। विसर्ग के बाद कोई स्वर हाँ है, विसर्ग है यहाँ पे, विसर्ग के बाद यहाँ पे आ स्वर है। किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो यहाँ पे भी स्वर देख रहे हैं हम। ठीक है, वर्ण की बात होती तो हम यहाँ पे देखते, वर्ण भी यहाँ पे दिख रहा है, तो है च छ ज। ठीक है, तीसरा वर्ण है यहाँ पे, और य र ल व है में से कुछ भी हो तो क्या होता है विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नी छोटी ई और यहाँ पे आ, दो स्वर हैं और इनके बीच में विसर्ग है, तो यहाँ पे निराशा। ठीक है, जो विसर्ग है उसका र में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार दू जमा में जन, तो यहाँ पे उ स्वर है। ठीक है, ए आ नहीं है, उ स्वर है और तीसरा वर्ण है, बीच में विसर्ग है, तो विसर्ग क्या बन जाएगा र में परिवर्तित हो जाएगा, क्या बन जाएगा दुर्जन। ठीक है, जो र है यहाँ पे देखिए ये र में परिवर्तित हो गया, अर्ध र में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ बन गया दुर्जन। इसी प्रकार यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले स्वर है, विसर्ग के बाद च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक है, देखो पहले इन्होंने क्या बोला है, कोई स्वर हो, हाँ यहाँ पे छोटी ई का स्वर है, च छ श में से, तो यहाँ पे क्या है च है, तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये श में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग यहाँ पे नी जमा में चय, तो यहाँ निश्चय हो गया, श में परिवर्तित हो गया। यदि विसर्ग के बाद क त स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। विसर्ग के बाद अब पहले का नियम नहीं याद रखना है, इसके विसर्ग के बाद पे ध्यान देना है। विसर्ग के बाद क्या है, त है, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, तो नमः जमा में ते नमस्ते, स में बदल गया। मनः जमा में ताप, फिर से त है, विसर्ग के बाद त है तो मनहस्ताप। देखो यहाँ पे स का बोला है, स हो तो यहाँ पे नहीं जमा में संतान, तो निसंतान, फिर से स में बदल गया। यहाँ पे कै है तो नमः जमा में कार, नमस्कार। आगे देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो तथा विसर्ग के बाद क ख ढ प फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले ई या उ, ठीक है, ई है, उ है, और विसर्ग के बाद या तो क हो, देखो यहाँ पे क है। ठीक है, तो इस प्रकार कोई वर्ण तो क्या किस में बदलेगा, श में बदलेगा। नहीं जमा में कलंक, तो निष्कलंक, स में बदल गया, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग से पहले छोटी ई है और विसर्ग के बाद क है। आगे देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले ए या आ हो तथा विसर्ग के बाद ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होने पर, देखो विसर्ग से पहले या तो ए या आ हो, तो यहाँ पे त में आ का स्वर आ रहा है, तो ए है विसर्ग से पहले। उसके बाद इन्होंने बोला है ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो,
तो यहाँ पे ए है, ए आ को छोड़ के कुछ भी, तो ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतः जमा में एव, अतएव, लोप हो गया यहाँ पे। यदि विसर्ग से पहले हस्व स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो हस्व का दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले हस्व स्वर नहीं, ठीक है, और विसर्ग के बाद र यहाँ पे है, तो जो हस्व है वो दीर्घ हो जाता है तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। जो हस्व है वो दीर्घ बन जाएगा। छोटी ई है यहाँ पे नी, और जमा में रस, तो यहाँ पे र है तो यहाँ पे नीरस हो गया, बड़ी ई में परिवर्तित हो गया, और जो विसर्ग थे उनका लोप हो गया। इसी प्रकार में नहीं जमा में रज, ठीक है, र बोला है इन्होंने, हर्ष नी, तो नी छोटी ई है और साथ में र है तो नीरज, नहीं जमा में रज, नीरज, और विसर्ग का यहाँ पे लोप हो गया। तो यह आपका मैंने पूरा संधि का पाठ पढ़ा दिया है। आपको इसे समझने में अगर कोई कठिनाई है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।